जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में से पहले वाली क्लास में हम लोगों ने करे थे उपसर्ग और प्रत्यय। उसमें हमने जाना था कि उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा किस तरह से हम नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ के नया शब्द बनाता है, प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। इसी तरह से जो समास है वो किस तरह से शब्द बनाते हैं आज हम ये जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि समास क्या होता है। तो दोस्तों, समास वे होते हैं जो या दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है या शब्दों के संक्षिप्तीकरण के द्वारा बनता है। जैसे हम प्रयोग करते हैं राजा का पुत्र, हम प्रयोग करते हैं राजा का पुत्र। अभी देखिए कितना बड़ा रूप है, इसको हम छोटा कर देंगे, इसको हम लिखेंगे राजपुत्र। और जब हमने इस शब्द को, ये कितने शब्द थे, ये 3 शब्द थे, इसको हमने छोटा करके जब एक शब्द बना दिया तो ऐसे ही शब्द को दोस्तों हम समास कहते हैं। क्या यह जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के द्वारा बनाया जाता है या शब्दों को संक्षिप्त कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं समास। समास को हम संक्षेप कर देते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, उसको हम समास कहते हैं। इसको हमने संक्षेप कर दिया, राजा का पुत्र। या हम प्रयोग करते हैं राजमहल, राजा का महल। तो यहाँ देखिए हमने क्या, अब हम एक शब्द प्रयोग करते हैं इसके लिए, राजमहल। हम दोस्तों ये तो नहीं कहते ना कि राजा के महल से ये सामान ले आओ, राजा के महल जाके ये सूचना दे दो। हम बोलते हैं राजमहल में जाकर राजा के पुत्र को बुलाओ, राजपुत्र को बुलाओ। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि हम शब्दों के बड़े रूप को हमने संक्षिप्त कर दिया तो हमें समास प्राप्त हुआ। हमने शब्दों के बड़े रूप को संक्षिप्त कर दिया, हमें समास प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम लिखते हैं रसोई के लिए घर। हम लिखते हैं दोस्तों, हम लिखते हैं रसोई के लिए घर। अब आपने देखा ये इतना बड़ा शब्द है रसोई के लिए घर, इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं। कौन सा? उसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों हम रसोई घर। तो आपने देखा इस बड़े से रूप को जब हमने संक्षिप्त कर दिया, और संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक बनने वाले शब्दों को जो एक सार्थक नए शब्द बनाए, इसे सार्थक नए शब्द बनाए हैं। या हम शब्दों को संक्षिप्तीकरण करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ये तो हुआ दोस्तों हमारा कि समास किसे कहते हैं। अब समास को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्द जान लेते हैं कि वो शब्द क्या होते हैं। देखिए, एक इसमें हम एक प्रयोग करते हैं शब्द सामासिक। एक शब्द प्रयोग करते हैं हम समस्त पद। एक प्रयोग करते हैं हम दोस्तों समास विग्रह। और एक शब्द हम प्रयोग करते हैं दोस्तों पूर्व पद, और दूसरा हम प्रयोग करते हैं उत्तर पद। अब जब आप समास को पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द बार बार आते हैं, तो पहले हम जान लें। अभी हमने जाना समास क्या होता है, अब हम जाने समासिक या समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, समासिक क्या होता है। जब हम समास बना रहे होते हैं या समास बनाने की प्रक्रिया चल रही होती है, उसके बाद हमें जो शब्द प्राप्त होता है उस शब्द को बोलते हैं हम सामासिक या समस्त पद। जैसे एक शब्द, एक वाक्य था, एक शब्द का खुला रूप था रसोई के लिए घर, इसके लिए हमने एक शब्द प्रयोग करा रसोई घर। इसी तरह से राजा का महल के लिए प्रयोग करा राजमहल। अब ये जो राजमहल बना है और जो रसोई घर बना है, इसी को दोस्तों हम सामासिक बोलते हैं या समस्त पद बोलते हैं। ये समास बन गया है। ये रसोई के लिए घर था, हमने रसोई घर कर लिया। राजा का महल था, हमने राजमहल कर लिया। तो ये समास बन गया और इसी बने हुए समास को हम बोलते हैं सामासिक या समस्त पद। उसके बाद आता है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सामासिक। उसके बाद आता है दोस्तों समास विग्रह। अब ये देखिए, जो ये समास विग्रह है वो क्या होता है। समास विग्रह, जब आपने इसी समास को खोल के लिख दिया या उसको अलग अलग करके लिख दिया। जैसे ये है राजमहल, अब इसको बोला जाए कि आप राजमहल को खोल के लिखिए या इसको अलग अलग करके लिखिए, तो उसके लिए आपने लिखा राजा का महल। आपने जब इसको अलग करके लिखा
तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम समास विग्रह। जब हम शब्द को खोल के लिखते हैं या शब्द को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं समास विग्रह। अब ये हुआ समास विग्रह। उसके बाद आते हैं हम पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। तो दोस्तों पूर्व पद और उत्तर पद वह होता है जो शब्द के शुरू में होता है, इसको बोलेंगे हम पूर्व पद, और जो महर है इसको बोलेंगे हम उत्तर पद। बाद वाले पद को हम बोलेंगे उत्तर पद और शुरू वाले पद को दोस्तों हम बोलेंगे पूर्व पद। तो इसमें हमने 3 चीजें जानी। पहले तो हमने जाना कि समास क्या होता है, शब्दों के संक्षिप्त रूप को हम समास बोलते हैं, या 2 से अधिक बनने वाले शब्दों को हम समास बोलते हैं। उसमें हमने जाना समास से जब शब्द बन जाता है, जैसे राजमहल रसोई का, उसको समास से क्या समास पद बोलते हैं। जब उसी समास को हम खोल के लिखते हैं या अलग अलग करके लिखते हैं तो समास विग्रह कहते हैं। समास के पहले पद को पूर्व पद, बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो ये समास को पढ़ने से पहले कुछ जानकारी हमें लेना आवश्यकता समास को समझने के लिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि समास क्या होता है और समास में समस्त पद, समास विग्रह है और पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। अब हम जानते हैं कि जो समास है उसके कितने भेद होते हैं, या समास को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों समास को हम 6 भागों में बांटते हैं, जिसमें से जो पहला होता है वो अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, गंधारय समास और द्वंद्व समास और फिर बहुव्रीहि समास। ये हमारे 6 समास होते हैं। अब पहले हम जानते हैं दोस्तों कि जो अव्ययभाव समास होता है वो क्या होता है। अब देखिए ये जो अव्ययभाव समास होता है ये होता है, इसको हम 2 तरह से देखते हैं। कैसे? अव्ययभाव समास में अव्यय, जिसको व्यय ना किया जा सके, जिसको खर्च ना किया जा सके, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्या अव्ययभाव समास में जो पहला पद, पहली चीज तो ये देखिए अव्ययभाव समास में हमने 2 पद पढ़े, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखिए जो अव्ययभाव समास है इसमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। क्या? जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। अब पहला पद क्या आता है? जो पहला पद आता है वो दोस्तों हमेशा उपसर्ग आता है। क्या आता है? उपसर्ग आता है। अव्ययभाव समास का जो पहला पद है वो हमेशा उपसर्ग आता है, और इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, वो आपकी दूसरी जगह मदद करेगा। जब मैंने आपको शब्द करवाए तो मैंने आपको पद बताए थे क्या होते हैं, तब भी आपको बताया था कि पद अच्छे से करिए, वो हमारे समास में आएंगे। उसके बाद जब मैंने उपसर्ग करवाए थे तब भी बताया था आपको कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसको अच्छे से करते चलेंगे तो आने वाली चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाएंगी। अब जब मैंने आपको उपसर्ग करवाया तो मैंने बताया था कि उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है, जैसे हम लेते हैं शब्द दिन, इसके आगे हमने लगा दिया प्रति। क्या लगा दिया? प्रति। तो ये बन गया हमारा प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन। इसी तरह से हम लेते हैं अनुरूप। अनु क्या है? हमारा उपसर्ग है, रूप हमारा मूल शब्द है। अनुरूप, रूप के योग्य, जैसे यथासंभव, जैसा संभव हो। तो ये कुछ उपसर्ग द्वारा बने हुए समास हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक तो पहचानने का तरीका ये है अव्ययभाव समास को कि जो उसका पहला पद होगा हमेशा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। इसके अलावा जो अव्ययभाव समास है उसमें कुछ शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, तो ऐसे शब्द को भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों? समास। देखिए कैसे, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर हाथों हाथ, हम लिखते हैं यहाँ पर दिनों दिन, हम लिखते हैं रातों रात। इस तरह से हम कुछ शब्द लिखते हैं, मतलब क्या हाथों हाथ की, दिनों दिन की, रातों रात की बार बार आवृत्ति हो रही है एक जैसे शब्दों को, तो ऐसे शब्द भी हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत जाते हैं। अव्ययभाव समास को समझ लेंगे 2 चीजें हैं कि जो पहला पद है वो उपसर्ग होगा, दूसरा उसी शब्द की बार बार आवृत्ति होगी, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, एकाएक। इस तरह से जो शब्द हैं वो हमारे अव्ययभाव समास में आएंगे। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं तत्पुरुष समास। अब देखिए जो तत्पुरुष समास है वो क्या होते हैं? तत्पुरुष समास में दोस्तों जो हमारे विभक्ति चिन्ह होती है, जैसे का, के, की, सा, से, सा,
के द्वारा, के लिए जो शब्द होते हैं उनके लोप हो जाता है। जैसे हम कारक करते हैं तो उन्हीं कारक चिन्ह हम यहाँ पर तत्पुरुष समास में देखते हैं। वैसे तो कारक चिन्ह 8 होते हैं, पर यहाँ पर जो हम कारक लेते हैं वो हम 6 लेते हैं। शुरू का एक और अंतिम एक को हम नहीं लेते, जो बीच के 6 हैं उसको हम लेते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या, जिसमें हम विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं। और एक चीज और, जिस तरह से हमने अव्ययभाव समास में करा था कि इसका जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, उसी तरह से जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। इसमें जो दूसरा पद होता है वो क्या, प्रधान होता है। और जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं, कर्म, तत्पुरुष, विकरण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब आइए पहले हम देखते हैं कि जो कर्म तत्पुरुष समास है वो क्या होता है। इसमें जो विभक्ति को है उसका लोप हो जाता है। जैसे हम देखते हैं भाई यश प्राप्त, हम प्रयोग करते हैं, हम देखते हैं यश को प्राप्त। इस तरह आप देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ जब यश प्राप्त कर दिया तो यो जो को था उसका हमने क्या कर दिया दोस्तों, लोप कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, यश प्राप्त। इसी तरह हम देखते हैं गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो चूमने वाली, तो यहाँ हमने को का लोप कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, यहाँ पर से का क्या हो गया, लोप। मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ पर से का क्या हो गया दोस्तों, लोप हो गया। इस तरह हम कहते हैं सूर रचित। अब देखिए जो सूर रचित है इसमें हम सूर के द्वारा रचित, तो क्या है, के द्वारा का यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, लोप हो गया। तो इसलिए इसको हम क्या, करण तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर को का लोप हुआ था, यहाँ पर से और के द्वारा का लोप हो गया। उसके बाद हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, इसमें जो लोप होता है वो के लिए लोप होता है। किसके लिए, के लिए। जैसे हम कई सारे शब्द पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्रयोगशाला, स्नान घर, यज्ञशाला, तो प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर में स्नान के लिए घर, यज्ञशाला में यज्ञ के लिए शाला, विद्यालय पाठशाला पाठ के लिए नहीं, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर स्नान के लिए घर, यज्ञशाला और यज्ञ के लिए शाला। तो इस तरह से हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद आते हैं अपादान में। अपादान में जो से का लोप हो जाता है। अब देखिए ये जो अपादान तत्पुरुष है समास है वो से अपादान में भी आ रहा है, करण तत्पुरुष में भी आ रहा है। और अपादान में क्या अंतर होता है, ये किसी भी चीज को उससे अलग करता है। जैसे ऋण मुक्त, अब यहाँ देखिए इसका अगर हम समास विग्रह करें, मैंने अभी आपको यहाँ विग्रह बताया था क्या, जब हम शब्द को खोल के लिखते हैं, हम यहाँ पर इसका विग्रह करें तो हमारा विग्रह होगा दोस्तों ऋण से मुक्त, मतलब वो ऋण से उसको क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। इस तरह पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पर उसने क्या करा है, पथ से उसको भ्रष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या, वो एक वस्तु को दूसरी से अलग कर रहा है। तो ऐसे समास को हम अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर से का लोप हो रहा है और वो एक को दूसरे से अलग कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष में कि जो हमारा इसमें से का वह इसमें का के की, इसमें का के की का लोप हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं देश रक्षा, देश की रक्षा, तो यहाँ पर जो की था उसका क्या हो गया दोस्तों, लोप हो गया। फिर राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री, राजमहल, राजा का महल, इस तरह से का के की का हमारा लोप हो जाता है। किसमें, संबंध तत्पुरुष समास में। उसके बाद हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, उसमें जो में और पर का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप। जैसे एक शब्द लेते हैं हम, आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर जो पर था उसका क्या हो गया दोस्तों, लोप हो गया। फिर पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर किसका लोप हो गया, में का लोप हो गया। तो इस तरह से हमने देखा जो तत्पुरुष समास है उसका जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, और उसमें हम छह विभक्तियां लेते हैं, जिसमें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण लेते हैं। ये सारे तत्पुरुष समास के भेद हैं। और इसमें हमने जाना कि को, से के द्वारा, के लिए, से, का के की, में, पर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक समास और आता है नए तत्पुरुष समास। ये आता तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही है, पर इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप
नहीं होता है, बल्कि इसमें एक निषेधात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको कोई भी शब्द दे देगा, उसको निषेधात्मक बनाने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस उसके शब्द के आगे आ हटा के ना लगा देना। जैसे आधर्म है तो आधर्म का दोस्तों हो जाएगा ना धर्म। उसके बाद अयोग्य का हो जाएगा दोस्तों ना योग्य। तो इस तरह से ये हमारा नए तत्पुरुष समास है। ये आता तत्पुरुष समास में, इसमें व्यक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता, बल्कि ये निषेधात्मक होता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं द्विगु समास पे। अब ये जो द्विगु समास है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो इसका पहला पद होता है वो होता है हमारा संख्यावाचक। वो होता है दोस्तों संख्यावाचक। कैसे? जैसे हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम देखते हैं चौराहा, हम देखते हैं दोपहर, हम देखते हैं तिरंगा, हम देखते हैं नवरात्र या नवरात्रि, हम देखते हैं त्रिभुवन या त्रिफला। इस तरह से हम देखते हैं। तो आप देखिए ये जितने भी समास हैं, जितने भी शब्द हैं, इनका जो पूर्व पद है, जो पहला पद है, वो सारा क्या है, संख्या। चौराहा, 4 राहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों वाला या 3 रंगों का समूह। नवरात्र, नवरात्रि का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार या समूह। इस तरह से हमने देखा कि जो पहला पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। जो संख्यावाचक है वो फिर आता है हमारा किसमें, द्विगु समास में। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कर्मधारय समास। अब देखिए जो कर्मधारय समास होता है वो क्या होता है। कर्मधारय समास में भी दोस्तों जो दूसरा पद होता है वो होता है प्रधान पद। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है और जो दूसरा पद होता है वो एक दूसरे की विशेषता से संबंधित होते हैं या उसके उपमेय और उपमान से संबंधित होते हैं। जैसे कर्मधारय समास में हम लेते हैं कमल नयन, हम लेते हैं कमल नयन। उसके बाद दोस्तों हम लेते हैं चरण कमल। उसके बाद देखते हैं हम चंद्रमुखी, हमने देखा चंद्रमुखी। अब देखिए आप कमल नयन, कमल के समान नयन, चरण कमल, कमल के समान चरण, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ देखिए वो क्या बता रहा है, वो कमल से विशेषता बता रहा है नयन की, वो चरण की विशेषता बता रहा है कमल से, फिर वो मुख की विशेषता बता रहा है या मुख का अपमान दे रहा है चंद्रमा से। ये सारे क्या कर रहे हैं, उसका ये उपमा दे रहे हैं, उपमान बता रहे हैं कि जो नयन है वो कमल के समान है, जो चरण है वो भी कमल के समान है, जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं नीलकंठ। हमने देखा नीलकंठ। अब नील क्या है, एक विशेषण है। हम देखते हैं लाल सागर। अब लाल क्या है दोस्तों, एक रंग है, तो ये क्या एक विशेषण है। तो इस तरह से नीलकंठ या जो लाल सागर है, तो ये क्या, ये इसकी कंठ की विशेषता बता रहे हैं कि वो क्या है, नीला है। ये क्या उस स्त्री की जो तुलना है चंद्रमा के समान कर रहे हैं, उसके मुख की तुलना, तो वो क्या है, तो जब वह समास या वह शब्द जो विशेषता बता रहे होते हैं या उपमेय उपमान हमें उनसे ज्ञात हो रहा होता है, तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं कर्मधारय समास। उसके बाद आता है दोस्तों द्वंद्व समास। अब देखिए ये द्वंद्व समास होता है, इसका जो पहला पद होता है और जो इसका जो दूसरा पद होता है, ये होते हैं दोनों बराबर। क्या, इसका पहला पद और इसका दूसरा पद दोस्तों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद जैसे इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं रात दिन, हम प्रयोग करते हैं
रात, इसमें हम प्रयोग करते हैं रात दिन, चाय कॉफी, हम प्रयोग करते हैं पाप पूर्णे। हमने यहाँ पे ये 3 उदाहरण लिए किसके, द्वंद्व समास के। मैंने द्वंद्व समास में आपको बताया कि इसका जो पहला पद है और जिसका दूसरा पद है कोई बड़ा नहीं है, ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, बल्कि दोनों क्या है, दोनों बराबर है। द्वंद्व समास में एक चीज और देखने वाली होती है कि यहाँ पर या, तथा, और का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, चाय कॉफी, चाय या कॉफी। आपके घर पे कोई आता है, आप पूछते ना उससे कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो यहाँ पर चाय या कॉफी कोई कम या ज्यादा तो नहीं है, दोनों ही बराबर है। तो इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, या लगा देते हैं। इसके बीच में हमने और लगाया, इसके बीच में हमने और लगाया। तो वह पद, वह समाज जिसमें दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान है और उनके बीच में या, तथा, और लगता है, तो ऐसे पद को हम बोलते हैं, ऐसे समास को बोलते हैं हम द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। उसके बाद हम करते हैं दोस्तों बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं, ना तो पहला ही पद ना ही दूसरा ही पद, कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों ही पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, गौण होते हैं। गौण का अर्थ मतलब दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि इसका जो समास है वो तीसरा ही अर्थ दे रहा है। जैसे इसमें हम प्रयोग करते हैं दशानन, हमने प्रयोग करा दशानन। ऐसे हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर लंबोदर, हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर पीताम्बर। तो अब दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पर ये जो दशानन है, दश है आनंद जिसके, यानी दश है मुख जिसके, कौन, रावण। तो यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि हमें एक तीसरा ही अर्थ मिला, हमें यहाँ पे मिल गया रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट लंबा है, कौन, गणेश जी मिलते हैं यहाँ पर हमें। इसी तरह से हमें देखते हैं पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, यानी पीले हैं अंबर जिसके, किसके, कृष्ण जी के। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल गया हमें यहाँ पर तीनों क्या मिले, भगवान के नाम। ऐसे इसमें हम देखते हैं श्वेतांबर किसके, सरस्वती जी। हम देखते हैं नीलकंठ किसका, शिव जी। तो अब एक चीज याद रखिए बहुव्रीहि समास में कि जो बहुव्रीहि समास है वो हमेशा तीसरा अर्थ देता है, ना तो पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, बल्कि उस शब्द से तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, ज्यादातर जो बहुव्रीहि समास होते हैं उसमें हमारे भगवानों के नाम होते हैं। तो अब इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये 6 समास करे, जिसमें से हमने जाना कि अव्ययभाव समास क्या होते हैं, तत्पुरुष क्या होते हैं, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों वो आपसे पेपर में किस तरह से पूछेगा। अब देखिए दो जगह पर कंफ्यूजन होता है। जैसे हमने बहुव्रीहि समास में मैंने बताया आपको नीलकंठ, मैंने बहुव्रीहि समास में क्या बताया आपको, नीलकंठ। इसी तरह से मैंने आपको कर्मधारय समास में नीलकंठ बताया था, क्योंकि मैंने ये बताया था कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य प्रयोग होते हैं, उपमा और उपमान प्रयोग, उपमेय और उपमान प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने नीलकमंठ का उदाहरण दिया था आपको, नीलकंठ का जो मैंने उदाहरण दिया था, नीला है कंठ जिसका, तो नील तो यहाँ विशेषण के लिए प्रयोग होता है कर्मधारय समास में, पर मैंने बहुव्रीहि समास में भी आपको यही उदाहरण दे दिया है। तो आप देखिए कि वो आपसे पेपर में किस तरह से पूछता है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि नीलकंठ कौन सा समास है, तब तो 99% उम्मीद है कि वो बहुव्रीहि समास का ही है और बहुव्रीहि समास में आएगा। पर अगर वो आपसे ये पूछता है कि रमेश के कंठ पे नील लगने के कारण, अगर वो आपको वाक्य देता है कि रमेश के कंठ पर नील लगने के कारण उसका जो कंठ है वो नीला हो गया, उसका जो कंठ है वो नीलकंठ हो गया है, और उसमें नीलकंठ के नीचे वो रेखांकित कर दे, अंडरलाइन कर दे, और आपसे पूछे, आपको 4 समास दे दे और आपसे पूछे कि बताइए कि ये कौन सा समास का प्रयोग हुआ है, तब बहुव्रीहि समास देगा, कर्मधारय समास देगा, तत्पुरुष दे दिया और अव्ययभाव समास दे दिया।
अब आप कंफ्यूज, आपने तो पढ़ा कि जो नीलकंठ है वो शिव जी के लिए प्रयोग होता है, तो वो बहुवचन समास आएगा। पर नहीं, अब आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। उसने जो है नीलकंठ है वो रमेश के लिए दिया है यहाँ पर, क्योंकि रमेश ने नीला रंग लगाया, उसका कंठ नीला हो गया, तो वो क्या साधारण हो गया। तो यहाँ पर जो नीलकंठ है वो हमारा किस में आएगा, कर्मधारय समास में आएगा। तो बेशक आप यहाँ पर चीजों को समझिए, पर जब आपसे वो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन किस तरह से आपसे कर रहा है। इसी तरह से मैंने आपसे बोला पीताम्बर, मैंने आपको बोला पीताम्बर किसके लिए प्रयोग होता है, श्री कृष्ण के लिए। तो अगर किसी लड़के के लिए प्रयोग हो जाए कि सुरेश पीताम्बर पहन घूमने गया, पीले वस्त्र पहन के घूमने गया, तब वहां पर ये जो पीताम्बर है वो कर्मधारय समास होगा, ना कि बहुवचन समास। अगर वो बोलेगा कि सुरेश पीताम्बर की पूजा करता है, तब तो होगा हमारा बहुवचन समास। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान का नाम आ गया और पीताम्बर एक ही के लिए प्रयोग होता है, कृष्ण जी के लिए, तो बहुवचन समास। पर अगर ये बोलता है कि रमेश पीताम्बर पहन के घूमने गया, पीताम्बर को वो सुखा रहा है, तब हमारे लिए आएगा कर्मधारय समास। तो दोस्तों आज हमने देखा कि समास क्या होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, और उसमें तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, और उन भेद में हम जो समास है उसको किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाने समास। उम्मीद करती हूँ कि आपको समास समझ में आया होंगे। इस समास को आप अगर कुछ कहीं पे कुछ डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और एक बार किसी भी अच्छी सी किताब में से इसको पढ़ लीजिए, तो आपके जो डाउट्स हैं ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। और इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कौन सा कर्मधारय समास है और कौन सा बहुवचन समास है। साधारण रूप से प्रयोग होगा तो कर्मधारय समास का विशेषता बता रहा है, उपमान दे रहा है, पर अगर वो विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो वो हमारा क्या है दोस्तों, बहुवचन समास है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।